नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुड़ामालानी से दशकों तक राजनीति करने वाले 6 बार के विधायक हेमाराम चौधरी 3 जनवरी से धोरीमना में धरने पर क्यों बैठे हैं। इसका असली सवाल ये है कि राजस्थान की राजनीति में फैसले जनता के नक्शे पर बनते हैं या फिर नेताओं की निजी गणित की कॉपी पर। क्योंकि जब कोई भी नेता ठंड में धरने पर बैठता है तो पहली नज़र में ये संघर्ष दिखता है, त्याग दिखता है, लेकिन राजनीति में त्याग और रणनीति के बीच रेखा अक्सर इतनी पतली होती है कि आम आदमी उसे पहचान भी नहीं पाता है। और धोरीमना का ये धरना उसी पतली रेखा की कहानी है। हेमाराम चौधरी जिला पुनर्गठन प्रक्रिया के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि धोरीमना को बालोतरा की बजाय बाड़मेर में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने धोरीमना को 2 हिस्सों में बांट दिया, मांगता क्षेत्र को बाड़मेर में और पूरे धोरीमना को बालोतरा जिले में सम्मिलित कर दिया। कागज़ों पर यह एक प्रशासनिक फैसला है, फाइलों में यह एक तकनीकी निर्णय है, लेकिन राजनीति में हर एक प्रशासनिक फैसला वोटों की भाषा भी बोलता है। और यहीं से इस पूरे विवाद की असली पटकथा शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि धोरीमना के स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सरकार के फैसले के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। वे लगातार जुलूस निकाल रही हैं, डीजे बजा करके सरकार के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर कर रही हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि बालोतरा से जुड़ने से प्रशासनिक कामकाज आसान होगा, भले ही दूरी अधिक हो लेकिन विकास की रफ्तार तेज होगी। यानी ज़मीन पर सरकार के फैसले को लेकर पूरी तरह एक नकारात्मक माहौल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस संगठन और ख़ास तौर पर हेमाराम चौधरी इस फैसले से असहज दिखाई दे रहे हैं और यही असहजता उन्हें धरने तक ले आई है। मंच से हेमाराम चौधरी कभी सरकार पर गरजते हैं, कभी भावुक होकर अपने संघर्षों की याद दिलाते हैं और कभी ये चुनौती देते हैं कि 3 साल तक धरना नहीं हटेगा। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार का रवैया अपेक्षाकृत शांत, संयमित और संतुलित नज़र आता है। न कोई आक्रामक प्रतिक्रिया, न कोई जल्दबाजी में बयान, क्योंकि सरकार ये मानकर चल रही है कि जिला पुनर्गठन जैसे फैसले भावनाओं में या भावनाओं के दबाव में नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रशासनिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। और यही शायद वजह है कि सरकार ने इस धरने को पूरी तरीके से न तो मान रही है बल्कि नहीं से समझ रही है, बल्कि पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रही है और न ही तुरंत बदलाव होने का एक संकेत दे रही है। अब अगर हम इस धरने के पीछे की राजनीति को समझना या समझाना चाहें तो हमें भावनाओं से एक कदम पीछे हटकर आंकड़ों और गणित की भाषा में बात करनी होगी। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस पूरे आंदोलन में या इस पूरे आंदोलन के केंद्र में नेक्स्ट इलेक्शन है, यानी कि विधानसभा चुनाव जो अगला होने वाला है वही है। और उससे भी आगे हेमाराम चौधरी की राजनीतिक उत्तराधिकारी की योजना है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हेमाराम चौधरी नेक्स्ट जो विधानसभा चुनाव अपनी बेटी सुनीता चौधरी से लड़वाना चाहते हैं। ये बात किसी से आसानी भी नहीं है। राजस्थान की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। हर दल में राजनीतिक विरासत की मिसालें भरी पड़ी हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब प्रशासनिक फैसले उस विरासत की राह में बाधा बनते हैं। धोरीमना क्षेत्र के बूथ नंबर 1 की शुरुआत होती है और ये कोई साधारण तथ्य नहीं है, क्योंकि धोरीमना और उसके आसपास के करीब 100 से अधिक ऐसे बूथ हैं जहां भाजपा परंपरागत रूप से कमज़ोर रही है और कांग्रेस को निर्णायक बढ़त यहीं से मिलती रही है। और यही वो बूथ है जो हर चुनाव में गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर तय करते हैं। लेकिन इस बार जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया में सरकार ने इन करीब 100 से अधिक बूथों को बाड़मेर जिले में सम्मिलित कर दिया है। अब अगर आने वाले समय में जनगणना होती है और उसके बाद परिसीमन होता है तो स्वाभाविक रूप से ये क्षेत्र बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है और इसका सीधा मतलब यह है कि गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का वह पारंपरिक वोट बैंक बाहर चला जाएगा
जो 15 से 20 हज़ार वोटों की निर्णायक बढ़त दिलाता था। अब जरा इस गणित को समझिए, अगर ये वोट बैंक बाहर चला जाता है तो गुड़ामालानी सीट पर कांग्रेस की स्थिति दयनीय हो जाएगी, अत्यंत कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर ऐसे में अगर परिसीमन के बाद हेमाराम चौधरी अपनी बेटी सुनीता चौधरी को गुड़ामालानी से चुनाव लड़वाते हैं तो उनके लिए ये सीट निकालना बेहद कठिन हो जाएगी। और ये वह बिंदु है जहाँ ये धरना प्रशासनिक कम और राजनीतिक ज़्यादा दिखाई देने लगता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखकर हेमाराम चौधरी बार बार ये कह रहे हैं कि क्षेत्र को टुकड़ों में मत बांटो, क्योंकि टुकड़ों में बांटा तो उनकी राजनीतिक जमीन को और कमज़ोर कर जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सरकार के लिए हर फैसला किसी एक नेता या एक नेता के परिवार की राजनीतिक सुविधा देखकर लेना संभव नहीं होता है। सरकार को पूरे राज्य का संतुलन देखना पड़ता है, संसाधनों का वितरण देखना पड़ता है, प्रशासनिक सुगमता और विकास की संभावनाओं को देखना पड़ता है। और शायद इसी वजह से सरकार इस पूरे मामले में एक सॉफ्ट लेकिन स्थिर रुख अपनाए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है। पहली नज़र में लगेगा कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है या जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो सबसे बड़ा नुकसान न तो बीजेपी को हो रहा है और न ही सीधे तौर पर आम जनता को। सबसे बड़ा नुकसान हेमाराम चौधरी को व्यक्तिगत राजनीतिक स्तर पर हो रहा है। उनकी राजनीतिक पकड़, उनका भविष्य और उनका उत्तराधिकार की योजना इस फैसले से प्रभावित होती दिखाई दे रही हैं। और शायद यही वजह है कि उनका विरोध इतना तीखा और भावात्मक है कि उसको समझ पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि पीछे एक कार्यक्रम के दौरान हरीश चौधरी ने भी गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, वो भी उन्हीं के साथ में दिखाई दे रही हैं। अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति सिर्फ धरनों और जिला पुनर्गठन तक सीमित नहीं है। ये बयान, ये पलटवार और ये मंच साझा करने की मजबूरियां भी उतनी अहम भूमिका निभाती हैं। कुछ दिन पहले तक हरीश चौधरी लगातार मेवाराम जैन पर तीखे हमले कर रहे थे। सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे थे या कह दिया गया था कि वह चरित्रहीन व्यक्ति के साथ कभी मंच साझा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बयान सख्त था, शब्द तीखे थे और उनको चाहने वालों के जो भी उनके जो फॉलोवर थे उन्होंने उनको दिल पर भी ले लिया। उनमें संदेश भी साफ था कि चरित्रहीन व्यक्ति के साथ कभी भी मंच साझा नहीं करूंगा। लेकिन राजनीति में शब्द पत्थर की लकीर नहीं होते। परिस्थितियां बदलती हैं, नेता बदल जाते हैं, समीकरण बदलते हैं, नेता का वजूद बदल जाता है। और यही वजह है कि जयपुर की एक हालिया बैठक में वही हरीश चौधरी और मेवाराम जैन कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और नेताओं के साथ एक ही मंच पर नजर आए हैं। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि राजनीति में विरोध कई बार रणनीतिक होता है और मंच साझा करना बेहद मजबूरी। हमने पहले भी बताया कि मेवाराम जैन की राजनीति को समझना आसान बिल्कुल नहीं है। वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं और किसके साथ चल रहे हैं, किससे संवाद बना रहे हैं, ये अक्सर स्पष्ट नहीं होता। लेकिन हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात ने ये ज़रूर साबित कर दिया है कि राजनीति में जो दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वही पूरा सच हो। और कई बार असली राजनीति कैमरों से दूर और बंद कमरों में और शांत मुलाकातों में होती हैं, और सार्वजनिक बयान सिर्फ दबाव बनाने का माध्यम होते हैं। कुल मिलाकर धुरेवना का ये धरना, जिला पुनर्गठन का ये विवाद और कांग्रेस के भीतर चल रही ये गुटबाजी राजस्थान की उस राजनीति की तस्वीर पेश करती हैं जहां प्रशासनिक फैसले, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और भविष्य की रणनीतियां आपस में टकराती हैं। और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वे भावनाओं का सम्मान भी करें और राज्य के व्यापक हित के लिए गए फैसलों पर संतुलन भी बनाए रखे, क्योंकि अंततः जिला पुनर्गठन का मकसद किसी एक नेता को फायदा या नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है और जनता को बेहतर सुविधाएं देना होता है। और शायद यही वजह है कि इस सरकार इस पूरे मामले में न तो आक्रामक दिखाई दे रही है, एक भरत मोदी के सिवाय किसी भी पदाधिकारी द्वारा न तो बयान दिया जा रहा है और न ही पूरी तरह झुकती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि राजनीति में हर फैसला तुरंत नहीं लिया जाता, कुछ फैसले समय पर छोड़ दिए जाते हैं। और धुरेवना का ये पूरा घटनाक्रम भी उसी इंतजार में, उसी धैर्य और उसी संतुलन की कहानी है
जहां पर एक तरफ धरने की तपिश है, भावनाओं की गर्मी है, तो दूसरी तरफ सत्ता का संयम है, प्रशासनिक तर्क है और आने वाले कल की तैयारी है। और यही राजस्थान की राजनीति की असल तस्वीर है, जहाँ हर आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं होता और हर फैसला सिर्फ फैसला नहीं होता, बल्कि भविष्य की राजनीति का एक संकेत होता है। और अंत में आपको धुरीमना में आलम पशु मेले की एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं, जहाँ कल परसों हम गए थे और पूरे कैमरे के अंदर उन बातों को कैद किया था जिसका 2 दिन पहले ही उद्घाटन किया गया। रेगिस्तान के जहाज, राजस्थान के रेगिस्तान के जहाज की संख्या और स्टॉल पर मौजूद विभिन्न दुकानदारों की बातचीत, कितना कमाते हैं, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकार क्या कर रही है, इन बातों को लेकर जरूर सुनिएगा। धोरीमना से सटे हुए ठीक नज़दीक में आलम पशु मेला का कल भव्य शुभारंभ किया गया। दुकान कहाँ है आपकी? ये आपकी दुकान है। चलिएगा इधर बात करते हैं। कल हुआ था इनका उद्घाटन? हाँ, कल हुआ था। कौन कौन आए थे नेता लोग? नेता लोग है जगह सब वीडियो साहब रहे, मैं तो गया नहीं, काम लाग रहा गया नहीं, वीडियो साहब रहा था। कौन सा गांव है आपका? हमारा नागौर है। नागौर। हाँ। ये आपने अपने घर ही बनाए सारे? हाँ, घर ही बनाते हैं। सुधारो नहीं, जाट है तो अपने घर पे ही ये घर पे आ रहा है, घर का हम खुद ही तैयार करते हैं ये। हाँ, अलग अलग क्वालिटी में। हाँ, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग साइज है। जैसे ये 1500 की है, ये 1200 की है, वो 200 की है। 200 रुपये को लगा 2000 तक जोड़ी है, 500, 400, 1000, जरा 300, 2000 रुपये की जोड़ी है। ये देखो, वो 2000 की है। अच्छा, तो कौन सी लकड़ी के बने हुए ये? रोइडे की लकड़ी। अच्छा, रोइडे जोड़ियाँ हैं। अच्छा, 200 रुपये को लगा 2000 तक जोड़ी है। ठीक है। आप यहाँ पे पिछली बार जो मेला लगा था उसमें भी आए थे क्या? बिल्कुल, 40 साल से रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं। सबसे बढ़िया साल कौन सा कि इस साल मेरी जम करके बिक्री हुई? माना 40 साल में आज तक पाका ही फार नहीं लगा। हाथों ट्रक के मुँह जा तो बस में जाऊँ। क्या बात करते हो? ये हमेशा। और अलग अलग जगह पर आप लगाते होंगे या केवल यहीं लगाते हैं? एक ही जगह। मेले का सबसे पुराना आदमी यही है। हाँ? मेले का सबसे पुराना ये बाबा है। नागौर से है ना? हाँ, नहीं, जोधपुर। ये तो जोधपुर जाजीवाड़ा नागौर के है, साथ में रहते हैं। तो दोनों के पार्टनरशिप में है। अच्छा, तो कल गए थे उद्घाटन के अंदर? 2 मिनट जाके आ गए, हम ज्यादा नहीं रुके, उधर हमारे काम था इधर। अच्छा, इसलिए ज्यादा नहीं रुके। तो इस बार कैसी सीजन बिकने वाली है मुझे बताओ? वो तो मेला चलेगा तब पता चलेगा। अभी चालू हुआ है। कितने दिन चलेगा ये? चलेगा 1 महीना मेला चलेगा ये। 1 महीना? हाँ। और इस 1 महीने के अंदर ये सारे के सारे आप अपना इंस्ट्रूमेंट है ये बेच देंगे? 2 गाड़ी बढ़ाएगी, पिकअप और आएगी, 2 पिकअप और आएगी। अच्छा, हाँ। तो इसकी क्या खासियत है भाई? इसको आपने रोइडे की लकड़ी है, हाँ? प्योर है, जो शादी है दाइजे में देते हैं, बहन बेटी को दाइजे में देते हैं ना, ये जोड़ी दाइजे लाइक है। वो जैसे छोटी खटिया की, जैसे अब तो पलंग आ गया ज्यादातर, ये रोइडे की तो आपको बहुत कम मिलेगी घर में। जैसे कोई घराने का हो ना, अच्छा घरों का ना, उसमें ही मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी आपको। आपका स्टॉल लगा है क्या? हाँ जी, अपना वो दुकान है साइड वाला। साइड वाला। चलो उधर चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ तो कोई है नहीं भाई। मैं खड़ा हूँ साहब। आप हो? ये आपका है? हाँ। और ये गद्दे वगैरह सब आपके हैं ना? ये सब अपना ये ही है। पूरा का पूरा आपका है? ये पूरा अपना ही है। इसमें दरवाजे भी है, गद्दे दरवाजा, भी है। गद्दे, तिजोरी, पलंग, कहाँ से हैं सोफा। आप? कौन सा गांव है? अपना सोमारडी। सोमारडी। हाँ, तो हर साल लगाते हैं यहाँ हर स्टॉल? साल लगाते हैं। इस बार कैसे सीजन चल रही है ये? अब देखो, चालू हुआ है, लगभग अच्छा ही चलेगा। हर बार की तरह इस बार ठंड कैसी है यहाँ इस मौसम के अंदर? अब की बार ज्यादा है। ज्यादा है। अभी ठंड शुरू हुआ, पहले तो नहीं था। हाँ। तो रात में कितने बजे तक चालू रहता है ये? 8-9। लाइट वगैरह की सुविधा है? लाइट की सुविधा नहीं है। फिर अपने स्तर पे काम चलाते हैं? से ये मतलब सौर ऊर्जा या बैटरी से सही चलाते सरकार हैं। को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई इस मेले के अंदर ये होना चाहिए, इतना अच्छा सरकार काम? को ये कहना चाहते हैं, मतलब एक तो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, एक पानी की व्यवस्था है वैसे सही है, पर लाइट की व्यवस्था हो तो अच्छा चले मेला। हाँ। और कितने दिन चलेगा ये कम से कम 40 दिन तक चलेगा मेला। 40 दिन आप टिके रहेंगे? हाँ, 40 दिन पक्का। कितने आदमी काम करते हो? हम 2 आदमी हैं। सीजन में कितना कमा लेते हो इस मेले से? सीजन में तो देखो, अब मेले से मेले में हो जाता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जैसा। फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा मेहनत करना पड़ता है ना? मेहनत फुल करना पड़ता है, जमाना पड़ता काम। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही। और भी लोग हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे, आगे की ओर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओ वहाँ पे
तो चलिएगा, ये जितने भी पशु देख रहे हैं रेगिस्तान के जाज है और बड़ी खूबसूरत है कि यहाँ पर एक धोरीमना में आलम पशु मेले के अंदर सब एक ही जगह पर एकत्रित हुए हैं। हम चलते चलते बातचीत भी करेंगे, पशुपालक से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि देखो अपना अपना पशु है वो यहाँ एकत्रित किया हुआ है, सबको बांधा हुआ है। आप देखिएगा कितना अच्छा लगता है जब अपन सुदूर राजस्थान के उस इलाके के अंदर जिसको प्योर डेजर्ट कहा जाता है उस इलाके के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ अलग अलग प्रकार के ऊँट है। देखो सबके ऊपर सिग्नल है, कईयों की अलग खासियत है, कईयों की किसी और की खासियत है, लेकिन पशुओं के बारे में जितनी भी बातें करें उतनी कम है। और ये राजस्थान की खासियत रही है कि जितने भी प्रकार के पशु मेले हैं उन सभी पशु मेलों के अंदर उत्कृष्ट पशुओं को बेचा जाता है। और यहाँ ऊँटों को लेकर के सरकार लगातार संरक्षण भी कर रही है, संवेदनशील भी है। आप मेले में आए हो हैं? हाँ, तो ऊँट लेके आए हो? ऊँट लेकर कितने ऊँट लेके आए हो? एक। कौन सा गाँव है आपका? गाँव सोबाड़ा। सोबाड़ा। तो क्या बोली लगेगी? जब बोली तो लेन हमें आया हूँ, हैं? हमें लेन आया हूँ। पता आप भी ऊँट लेके आए हो? कहाँ से? कारटिया से। कारटिया कहाँ पे आया हुआ है? धुरनेर साइड में। कितने ऊँट लेके आए हो? एक। हाँ। और बोली लगी है क्या कुछ? वो बेच दिया, बोली लग गई उसकी। कितने में बेचा? 30 में। अरे वाह, अभी ऊँट है वो बेचा हुआ है यहाँ पे, वो लेके चले गए? बुंदे है, कड़े है बुंदे बताते में। हाँ, और आप भी ऊँट लेके आए होंगे? हाँ, ऊँट लेकर आए। कैमरा मैन क्या नाम है आपका? कृष्णाराम। कौन सा गांव है? आदर्श लुखू। लूखो से? हाँ, लुखू। तो कितने ऊँट लेके आए हो? एक हाड़ एक ऊँट। दो बेच दिया? नहीं उबाए। तो इनकी बोली लगेगी कल आज वगैरह? कोई का 30 लगे, कोई का 35 लगे, अलग अलग। अलग। तो ये मुझे बताओ कि सबसे बढ़िया इस मेले के अंदर ऊँट की क्या कीमत जा सकती है? ज़्यादा ऊँट तो 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख। उसकी क्या खासियत है 6 लाख वाले की? वो फूट रहा है, खासियत है। अच्छा ऊँट है, चढ़ी में सब है। अच्छा। हाँ, अच्छी ये। और कितने ऊँट है मेले के अंदर? मेले अजी तो 500-600 ऊँट है। तो जब आप ऊँट लेके आए आपको यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्या? कोई रजिस्टर नहीं, ठेकेदार ठेका बुढ़ा है। अच्छा। 10 रुपये की पर्ची कटाओ। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णाराम, बाप का नाम गाँव बैश। और इनको कौन खरीदता है? जैसे किसान ही खरीदता है? किसान खरीदता है। फिर अपना अपना आगे भी बेच सकता है वो? हाँ, आगे भाई वो खेती में ले जाता है। जैसे मानो मैंने एक ऊँट आज ही में आया हूँ और मैंने आते ही आपसे 40,000 में एक ऊँट लिया, मैं उनको 50 में भी बेच सकता हूँ ना? 50 में बेच सकता हो, लाख में बेच सकता हो, जैसा ऊँट आप मत निर्भर दे। और अच्छा सेवा करोगा, काम में अच्छा लगेगा तो 100 रुपये आएगा। आइडिया से कितने लोग होंगे यहाँ पे? मेरे में ज़्यादा लोग करीब 700-800 लगा है। कई दूर दूर से भी आए होंगे? हाँ, दूर से 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर। तो रात में सब लोग आप ऐसे ही भोजन बनाते तो, हैं? तो ऐसे ही बनाते हैं। कई होटल पे जाते हैं, जेब में ज़्यादा पैसा होटल पे जाते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं तो हाथ से बनाते हैं। लेकिन कितना अच्छा माहौल लगता है जब देखो तो माहौल तो किसान सही है कि मेले में जाएंगे मावा खाएंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, सरकार से क्या कहना चाहेंगे भाई? ये अगर सुविधा हो तो हम ये सुविधा बढ़िया है, सरकार सुविधा करनी दे। 20,000 रुपया दे, ऊँट नहीं डिलीवरी है। अच्छा, 20,000 रुपये दे। एक ऊँट की डिलीवरी पर आपको 20,000 रुपये? हाँ, 20,000 रुपया। फायदा तो है भाई। मेरा कहना यही, हर किसान एक ऊँट नहीं रखो। ये भी बात सही है। सरकार ये चाहती है ऊँटों का संरक्षण हो। सरकार ऊँटों की संख्या को बढ़ाना चाहती आपका है। कौन सा गाँव है? मेरा गांव गुड़ा मलानी है। बड़ा मलानी। आपके गाँव में कितना घर है? मेरे गुड़ा मलानी तो गांव के अंदर कम से कम मान लीजिएगा, मैं जिस ढाणी से आता हूँ उस ढाणी में 350 घर है। तो एक घर में एक ऊँट नहीं, 350 हो जाए। 350 हो जाएंगे। होती है। और प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपये भी मिलेंगे। रुपये भी मिलेंगे। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। हाँ, यही बात। भाई इनकम चालू कीजिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आप ऊँटों की ऊन को भी बेचते होंगे। हाँ, ऊँटनी का दूध किस में गुणकारी होता है? सब में गुणकारी है। सब में किस में कुछ बता अपने पीने के लिए, पूरे शरीर में कोई कमजोरी हो तो शुगर के लिए। एक मैंने कहीं पढ़ा है कि ऊँटनी का दूध कभी दही में नहीं बनता है, सही है? दही नहीं बनता है। नहीं बनता दही है नहीं बनता है। पीने के लिए, पीने के लिए। शुगर के लिए, बीजे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, सबके लिए बढ़िया है। अच्छा, इस मेले को लेकर के आप सरकार को क्या कहना चाहिए कि भाई सरकार अगर ये सुविधा करे ना तो भाई हमको थोड़ी हर मेला भरी ना चाहिए, अच्छा, बंद नहीं होना चाहिए। हर साल हर साल मेला भरी ना थोड़ी चाहिए। लाइट की भी व्यवस्था हो तो अच्छी नहीं लगती? लाइट की व्यवस्था, लाइट का तो मैं खेत दूसरे का है, हर मेले में तो लाइट लगा नहीं सकती। ये खेत वालों को किराया भी दिया होगा ना? किराया कोई नहीं, ठेकेदार ठेका भर देना। अच्छा, रोड पे दुकान है उसका ठेका है, बाहर कोई ठेका नहीं। ऊँट वाला में कोई रही नहीं, ऊँट वाला तो 20 रुपया, वैसे वो पर्ची कटाई 20 रुपये लिया। सरकार 20,000 दे रही है, वो तो अच्छे दे रही है। और क्या क्या दे रही है सरकार? और कहीं नहीं दे रही है,
धन्यवाद देती होगी। धन्यवाद धन्यवाद आपको, धन्यवाद सरकार को। तो ये बातें आपने इनसे सुनी होगी और वो देख लीजिएगा भाई, मुझे तो डर लगता है। एक बार मैं इसके ऊपर बैठ गया था, डानी याद आ गई थी सच में। नहीं मैं इसके ऊपर नहीं बैठा, मैं एक शादी में गया था सच बताऊं कि, तो मुझे एक इंटरव्यू लेना था। तो वो जो शादी वाले थे ना वो आगे बैठे थे, मैं बैठा था पीछे। तो ऊंट जब उठता है ना तो वो आगे जाकर के फिर वापस यूं होकर के फिर वापस होता है। 2-3 जंप लिया तो मैं तो सवाल सारे भूल गया। फिर मैंने बहुत ऊपर गया, फिर ऊंट क्या है कि नीचे से थोड़ा सा पैर करते हुए जैसे, तो ऊपर से जैसे कोई बस की स्लीपर है। हाँ, फिर उन्होंने कहा पूछो सवाल पूछो, मैंने कहा सवाल तो मैं भूल गया भाई। फिर मैं नीचे उतरा। नहीं मुझे बहुत डर लगता है इनसे, लेकिन देखो कई बहुत सीधे साधे ऊँट होते हैं, लेकिन सच में ऊपर जाने के बाद जो हिलते हैं ना, मैं ऐसा सोचता हूँ मैं गिर जाता हूँ। और यकीन मानिएगा मेरा माइक्रोफोन भी गिर गया था उस समय। तो कैसा ऐसा महसूस होता है। गिर जाएगा। नहीं अभी मैं इनसे दूर रहूँगा तो कैसे गिरेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सारे पशुपालक है बहुत खुश हैं। आलम पशु मेले की ये स्टोरी आप सुन रहे हैं। कृपया करके आसपास इलाके से जहाँ कहीं भी हो, आप इस पशु मेले का हिस्सा बने, आइएगा, देखिएगा। देखने के कोई पैसा नहीं है, लेकिन एक सवाल आपसे है कि पशुपालकों का हौसला बढ़ाइएगा। आप इन पशुओं का कंजर्वेशन करेंगे तो पशु जैव विविधता के साथ में हमारे लिए आर्थिक संपदा का भी स्रोत है। हमको ये सोचना भी चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि आलम पशु मेले के अंदर लाइट की सुविधा होनी चाहिए, पशुपालकों के लिए खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो टेंडरशिप में भाग ले रही हैं वो तमाम पशुपालकों के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से खुले आसमान तले इस ठंड के अंदर अपने पशुओं को संग्रहित करने के बाद में भोजन भी बना रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का यहाँ पर सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी इनके साथ कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं, इनसे चर्चा करते हैं। आपसे बात करूं मैं? हाँ मैं आपसे कर लेता हूं। भाई क्या नाम है? सब्जी बन रही है, देखो सब्जी पे थोड़ा फोकस करो एक बार। क्या नाम है अपना? मेरा नाम ईदा खान है। कहाँ से आए हो? हम पूंजा सर से। पूंजा सर कहाँ है? पूंजा सर ये सेडवा के पास में। सेडवा के पास। हाँ। कितने ऊँट लेके आए हो? ऊँट तो हम 8 लेके आए। 8 ऊँट लेके आए हो। हाँ। कैसा महसूस करें आप? बहुत अच्छा। क्या कीमत है सबसे बड़े ऊँट की? ये कीमत तो अभी ऊँट तो बिक रहे हैं 40-50 के, हमारे पास 70,000 के ऊँट है। कितने के ग्रुप है आपका? हमारे 6 लोग हैं हम तो। 6 लोग। हाँ। 6 लोगों में कितने ऊँट आए होंगे? 8 ऊँट है। 6 लोग 8 ऊँट लेके आए हाँ होंगे, हाँ है ना? हाँ। तो भाई भोजन यही बन रहा है? बस अच्छा है भोजन। जिंदगी एकदम जिंदगी फर्स्ट क्लास है हमारी तो। कोई दिक्कत नहीं है अभी। ये अभी सब्जी बन रही है, रोटी बनाएंगे, खा के बढ़िया। ये पेड़ है ऊपर, रोड़ी की छांव है, बस मौज ही मौज है। ऊँट बढ़िया बिक रहे हैं, मेड़े में कोई कमी नहीं है। जैसा ऊँट है वैसे पैसे माल मिल रहा है हमको। ऊँट की ऊन कभी बेची है? नहीं, पहले बेचते थे, पुराने लोग काटते थे, ये ऐसे खेस बेस बनाते थे। अभी तो वो नहीं है। अभी नहीं है? अभी नहीं। ऊँटनी का दूध कभी पिया है? हाँ पिया है, बहुत है। गाय भैंस और ऊँटनी हाँ, के दूध में कितना ऊँटनी फर्क का है? फर्क ऊँटनी का है। ऊँटनी का पिएगा ना एक बार तो उसकी मस्ती अलग है। हाँ, गाय भैंस का भले पिए, ऊँटनी का बहुत सुपर है। सरकार बहुत बड़ी सहायता दे रही है अभी। हाँ, अभी सरकार ने 20,000 रुपए डिलीवरी पे। हाँ, डिलीवरी पे दे रही है, लाभ है। हाँ, फायदा नहीं है? हाँ फायदा है। कितने साल से आप ऊँट का पालन कर रहे हैं? हमारे तो बाप दादा करते हैं, अब हमारे को 2 साल हो गए मेड़े के अंदर आते हुए। अच्छा। हाँ। और ऊँट पे चढ़ करके फिर चलने का रेगिस्तान के जहाज के हाँ, तौर पर सवारी है ये तो बहुत खूब। 50 लाख वाली गाड़ी में नहीं आता है। वो जो है ना शादी में कभी कभी डांस करने वाला ऊँट भी यहाँ है क्या? हाँ है, होता है। हाँ है। और बदमाश ऊँट भी होंगे? बदमाश भी होंगे। तो बदमाश को आप सीधा कैसे करते हो? और उसके लिए कोई है, उसकी नाकेली है, मारपीट है। वो जैसे बच्चे पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाता है उस हिसाब से। टीचर जैसे बच्चों को सीधा करते हैं वैसे है? वैसे बच्चे कोई बदमाश आते हैं। अब मैं स्कूल गया तो बदमाश था। आप तो हमारे हम उम्र के आदमी, बड़ा सरीका बात कर रहे हो आप। नहीं, तो कमाल बात है। तो हाँ कमाल तो करते और बाजी भी आपके साथ आए होंगे? ये हमारा नन्ना है बस। अच्छा। हाँ। चलिए भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, रेडी रेंट आनंद में चलिएगा। लेकिन हाँ, अरे भाई भूल ही गया मैं। मुझे इससे डर लगता है, लेकिन मैं आपके पास आऊँगा, मैं इधर ही साइड रहूँगा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ से हो? मीटटा से। ऊँट का बड़ा गजब का श्रृंगार किया है। कितनी कीमत बता रहे हैं आप इनकी? कीमत 40,000। 40,000? जी। बदमाश तो नहीं है? नहीं नहीं, अब ये किसको देख रहा है? अभी ये सभी लोगों को देख रहा है। सभी लोगों को देख रहा है? ऊँटों को।
ऊँटों को। कितने साल से आपके घर में ऊँट का पालन पोषण किया जा रहा है? 1.5 साल से हमारे घर। डेढ़ साल से जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे नौजवान साथियों को जो ऊँट के प्रति असंवेदनशील है? यही कहना चाहता हूँ कि सभी किसान हर घर में एक तो पशु रखें। जो हर घर में एक पशु होगा तो मेला भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आपने ये आलम पशु मेले की एक स्टोरी देखी। आप ऊँट का ज़रूर कंजर्वेशन कीजिएगा, संरक्षण कीजिएगा, पशुपालकों का हौसला बढ़ाइएगा। असल में हमारे पश्चिमी राजस्थान का हो या संपूर्ण राजस्थान का हो, राजस्थान की संस्कृति की एक अनूठी पहचान के अंदर एक पशुपालक भी आते हैं। आज खुले आसमान तले जिस तरीके से ये रसोई बना रहे हैं, चिंता की कोई लकीरें नहीं है, सब अपने आप में खुश है। एक महल के अंदर आराम फरमाने वाला एक रईस आदमी भी खुश है, लेकिन आज एक किसान, एक पशुपालक भी खुश है। सरकार को कुछ बिंदुओं को लेकर के मैंने अभी आपको बताया, ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा पशुपालकों के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए और मेले के अंदर फ्री एंट्री हो और मेले से संबंधित सारी सुविधाएं इनको मिले और ऊँट अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो उनका फ्री में इलाज हो। और ऊँट जो आप प्रत्येक प्रसव पे 20,000 रुपये दे रहे हैं, उनकी जो संख्या है, रुपयों की जो मात्रा है, रुपयों की जो संख्या है, उनको बढ़ाना चाहिए कम से कम। अगर कोई ना कोई हानि भी हो जाती है तो भी पीड़ित परिवार को है वो सहायता मिलनी चाहिए। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त मैं मनोज विष्णु, आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।